हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल साली सोशियो। और बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि इधर मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे वीडियो वगैरह पोस्ट नहीं की थी, बट मैं अभी फिर से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग हमसे जुड़े और जितनी हो सकता है मैं यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करूँगी। तो वीडियो देखते रहिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर भी करते रहिए। और जिन लोगों को नहीं मालूम है उन्हें भी ज़रूर शेयर करिए इन सारी वीडियोस को। यहाँ पर एक जैसे कि एक पैटर्न होता है, जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, एक पैटर्न होता है ये कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको पहले सॉल्व किया जाए, तो उनसे बहुत कुछ आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस उसी में से फॉर्मेट होते, जाहिर सी बात है कि जितना आपका सिलेबस है क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, वहीं से आते हैं और क्वेश्चन से भी बहुत कुछ आइडिया मिलता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस क्रम में लाने वाली हूँ जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके, मीन्स PYQ जो हैं वो मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी अपने इस चैनल पे। तो हमारे साथ में इस पूरे क्रम में आप लोग जुड़े रहेंगे। आपके लिए जो क्लासेस हैं, आपके लिए जो वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लाइव सेशन भी चलने वाले हैं। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो लाइव सेशन में भी आप पढ़ सकते हैं, लाइव सेशन पे में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मिलने वाला है आपको, एक नई शुरुआत है। तो ज़रूर मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इसमें हमारे सहभागी बने और साथ ही साथ में हेल्प भी करते चले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन इस चैनल को मिले, तभी मैं यहाँ पर पूरी फुल एनर्जी के साथ में आप लोगों के साथ में जुड़ पाऊँगी और आपके लिए फिर ये और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि मैं PYQ सॉल्व करवाऊँगी सबसे पहले। तो आप लोगों को मैं स्टार्ट करवाती हूँ। 2011 का क्वेश्चन पेपर है ये, जून का। तो 2011 से हम स्टार्ट करेंगे और 20 तक जाएंगे, 2020 तक जाएंगे। इस पूरी सीरीज को, इस पूरे क्रम में अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी ये क्लासेस। करते रहिए, बस हमारे साथ में जुड़े रहिए और देखिए बहुत सारी फैक्चुअल जो चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान करती हैं कि कहाँ से ढूंढ के लाएँ, कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है एवरीथिंग, तो वो सब कुछ कहीं ना कहीं हम सॉर्ट आउट करेंगे आपके साथ मिलकर। सो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु सेड दैट सोसाइटी इज अ सुपर ऑर्गेनिक एग्रीगेट? हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, इमाइल दुर्खीम, मेलानोस्की। ये किसका कथन है कि समाज एक उत्कृष्ट सजीव समुच्चय है? तो आंसर होगा यहाँ पर ए, स्पेंसर। जैसा आप सभी जानते हो, स्पेंसर ने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये थ्योराइजेशन है, ये डार्विन से लिया। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, सावयवी सिद्धांत दिया था, वो अपने बायोलॉजिकल साइंस में दिया था और स्पेंसर ने इसी इनके कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दिया सोशियोलॉजी के अंदर। तो ये स्पेंसर है और सबसे ज़्यादा फेमस भी स्पेंसर इसीलिए हुए क्योंकि इन्होंने डार्विन के सिद्धांत को सोशियोलॉजी में, एवोल्यूशनरी थ्योरी को सोशियोलॉजी में अप्लाई किया। तो ये यहाँ पे आंसर जो होगा आपका स्पेंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दिस सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ जनरल सोशल एग्रीमेंट? हर्बर्ट स्पेंसर, कॉम्टे, दुर्खीम एंड वेबर। तो ये किसका कथन है कि सामाजिक संगठन एक सामान्य सामाजिक अनुबंध है? तो इसमें जो आंसर आपका होगा ये है ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है। ऑगस्ट कॉम्टे के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। 1838 में इस टर्म को इन्होंने दिया था सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी के बारे में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले बात इन्होंने ही की, समाज के बारे में बात हो रही थी, नहीं हो रही थी ये तो अलग मुद्दा है क्योंकि समाज के बारे में पहले भी बातें हो रही थी, बट एक व्यवस्थित तरीके से ह्यूमन बिहेवियर्स को कैसे समझा जाए, ह्यूमन रिलेशनशिप को कैसे समझा जाए, ये जो एक व्यवस्थित क्रम प्रदान किया वो हमारे ऑगस्ट कॉम्टे हैं। और आप जैसे जानते होंगे कि इन्होंने सोशियोलॉजी के अंदर प्रत्यक्षवाद की जो अवधारणा है वो भी विकसित की, उसको अप्लाई किया। प्रत्यक्षवाद मतलब साइंटिफिक अप्रोच लेकर के किस तरीके से हम समाज का अध्ययन कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। और इस अप्रोच को जो ऑगस्ट कॉम्टे लेकर के आए उसको इमाइल दुर्खीम ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसको डेवलप करने का काम किया इमाइल दुर्खीम ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन हिज प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म वेबर कंसिडर्ड रिलीजन टू बी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म द ओनली कॉज ऑफ नो कंसिक्वेंसेज इन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज नॉट अ कॉज ऑफ। अपनी बुक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास के पक्ष में माना है। मात्र यही कारण है, इसमें कोई भूमिका नहीं, महत्वपूर्ण कारणों में से एक है और कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पे आंसर होगा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज। देखिए, वेबर मार्क्स को फॉलो करते थे, मार्क्स के फॉलोअर थे, बहुत अच्छे खासे, मतलब मार्क्स का भूत कहा जाता है वेबर को। तो इसलिए इन्होंने फॉलो तो किया, बट मार्क्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि वेबर की समझ से बाहर थे। उन्हें ये लग रहा था कि क्या ये मार्क्स सही कह रहे हैं, धर्म को तो मार्क्स ने बिल्कुल रिजेक्ट ही कर दिया था एक तरीके से देखा जाए। तो उन्होंने बोला कि धर्म क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक अफीम की तरह, एक नशे का काम करती है, जनता के लिए एक अफीम की तरह है। ठीक है, तो धर्म तो कहीं ना कहीं शोषण को और बढ़ावा देने का काम करती है। धर्म तो शांत करा देती है, शांत करा देता है व्यक्ति के दिमाग को, शांति मिल गई, बात खत्म है, वो अपने प्रति उतनी चेतना ला ही नहीं पाएगा, वो शोषित है, शोषित ही रहेगा, उससे आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा फिर। तो इसलिए धर्म तो बाधक है एक हिसाब से। वेबर ने इस कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से रखा, उन्होंने बोला कि धर्म जो है, जैसे धार्मिक विचारधारा होती है, जैसे रिलीजियस एथिक्स होते हैं, वो काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सोसाइटी को आगे बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं। या फिर कैपिटलिज्म के संदर्भ में इन्होंने धर्म की जो महत्ता है उसको समझाने का प्रयास किया। इनकी बुक थी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जिसमें इन्होंने धर्म किस तरीके से, जो रिलीजियस एथिक्स है वो किस तरीके से काम करते हैं, या फिर जैसे रिलीजियस एथिक्स होंगे उसी तरीके से वहाँ की स्थिति होगी, आर्थिक या समाज का विकास होगा, तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से वेबर ने समझाया हुआ है। तो इन्होंने कहा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज है, धर्म को आधुनिक पूंजीवाद के विकास के पक्ष में इन्होंने एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द अर्ली फंक्शनलिस्ट ऑफन ड्रू एन एनोलॉजी बिटवीन सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म सच एज द ह्यूमन बॉडी, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एनोलॉजी, ऑर्गेनिक सिमिलैरिटी, ऑर्गेनिक एनालिसिस एंड ऑर्गेनिज्म। प्रारंभिक व्यवहारवादी प्राय समाज और सजीव वस्तुओं यथा मानवीय शरीर में एक रूपता बतलाते थे। इसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक एनोलॉजी कहा जाता है, यानी सजीव एक रूपता, सजीव समता, सजीव विश्लेषण और जीव। अब यहाँ पे जो आंसर होगा देखिए इसको। सो आंसर यहाँ पे ऑर्गेनिक एनोलॉजी, जो हमारे समाज और जीव को, मतलब ऑर्गेनिज्म को एक जैसा मान के चल रहे हैं कि समाज भी विभिन्न अंगों से मिलकर के बना हुआ है, विभिन्न इकाइयों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे कि हमारा शरीर होता है, जैसे एक जीव होता है जिसमें प्रत्येक अंग मिलकर के काम करते हैं, तो उसी तरीके से समाज को माना गया। और ये प्रारंभिक हमारे जो समाजशास्त्री रहे, विचारक रहे, उनका मानना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Many of the founding fathers of sociology believed that it would be possible to create a science of society based on the same principle and procedure as the natural sciences. This approach is known as positivism, evolutionism, functionalism and phenomenology. समाजशास्त्र के स्थापकों में से कईयों का ये विश्वास था कि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह उन्हीं सिद्धांतों और ढंगों पर सामाजिक विज्ञान को बनाना संभव होगा। इस गमन मार्ग को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा पॉजिटिविज्म। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ऑगस्ट कॉम्टे पॉजिटिविज्म के थ्रू ही काम कर रहे थे, साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के चल रहे थे ये। और इनका मानना ये था कि जिस तरीके से नेचुरल साइंसेस काम कर रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब प्रत्येक घटना में कार्य कारण संबंध देख रहे हैं, कि तार्किक एक तरीके से देख रहे हैं, तो उसी तरीके से हम समाज का भी अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम इसको साइंटिफिक अप्रोच से नहीं लेंगे तो फिर बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के व्यवहार बहुत अलग है, मनुष्य के सोचने का तरीका अलग है, मनुष्य के संबंध भी अलग अलग टाइप के हैं, तो हौच पौच हो जाएगा। तो हमें थोड़ा सा इसको साइंटिफिक अप्रोच लेकर के चलना होगा। तो इन्होंने ये चीज़ कही, जितने भी हमारे पॉजिटिविस्टिक थिंकर्स थे, उन्होंने यही चीज़ कहने की और समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से नेचुरल साइंसेज यानी अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उनका अध्ययन किया जा सकता है साइंटिफिक अप्रोच ले करके, उसी तरीके से समाज का भी अध्ययन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो आइडियल टाइप क्या है? आदर्श प्रकार।
tools to be used in the analysis of empirical reality, tools to be used to trace the evolutionary scheme of societies, tools to be applied to the study of past societies, not tools but are example of actually existing societies. आदर्श प्रकार किसे कहेंगे? अनुभविक यथार्थ के विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, समाजों के विकास स्कीम को जानने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, अतीत के समाजों का अध्ययन करने में प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण, और उपकरण नहीं परंतु वास्तव में अस्तित्व समाजों के उदाहरण। यहाँ पे आंसर जो होगा वो है आपका टूल्स टू बी यूज इन द एनालिसिस ऑफ एम्पिरिकल रियलिटी। आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप, तो ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप के बारे में क्या कहा, या आइडियल टाइप का यूज करने के लिए बोला। इन्होंने कहा कि जब भी हम किसी सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, कुछ आइडियल टाइप यानी आइडिया टाइप हम बना लेंगे तो उससे हमें बहुत ही बेनिफिट ये रहेगा कि हम एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि हमें इन विशेषताओं के संदर्भ में बात करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप दो लोगों के बीच में कुछ स्टडी करना चाहते हैं उनके व्यवहार के रूप में, तो आप कुछ विशेषताओं के दोनों की कुछ विशेषताओं को लीजिए और उसके आधार पर आप अध्ययन करिए। तो बस यही है एक आइडिया टाइप। आपको ये ध्यान में रखना है कि आइडियल टाइप, एल हटाइए आइडियल में से, और आइडिया टाइप ये एक परफेक्ट टर्म होगा जो कि यूज किया मैक्स वेबर ने। आइडिया टाइप किसी भी घटना परिघटना को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति व्यवहार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। एक समाज में ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं। अ कल्चर इज अ सिस्टम ऑफ बिहेवियर शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। रीजन, अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर। तो यहाँ पर आप देखिए जो आंसर होगा ये है आपका ए और आर अपने आप में दोनों सही है और ए का अर्थ सही स्पष्टीकरण है। संस्कृति व्यवहार करने का एक तरीका है जिसके सहयोगी, जिसको आगे बढ़ाने का काम जो हमारे समाज में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं वो सभी करते हैं। और क्योंकि एक समाज ऐसे लोगों का समूह है जो साझी संस्कृति के सहभागी होते हैं। शेयर्ड कल्चर किसी एक की मिल्कियत नहीं है, कल्चर सब शेयर्ड है ना, ये जनरेशन टू जनरेशन चलती है। इसको हम सोशलाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इसमें होती है। सोशियोलॉजिस्ट प्राइमरली interested in the ways in which human beings influence each other, anything which is related in a causal way to the behavior of man, the individual, because he is convinced that it is the individual who make the society, and D है the similarities between human behavior and the behavior of other animals। व्यक्ति एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, कोई भी वस्तु जो व्याकरणात्मक मानवीय व्यवहार से संबंध है। सी, एक व्यक्ति जो कि क्योंकि वो सप्रमाण समझता है कि एक व्यक्ति ही समाज को बनाता है। एंड डी, मानव व्यवहार और अन्य पशुओं के व्यवहार में समानता। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये है आपका ए। समाजशास्त्री का एक समाजशास्त्री, एक सोशियोलॉजिकल थिंकर क्या इंटरेस्ट रखता है प्राइमरली अगर देखा जाए तो प्राथमिक रूप से एक जो इंटरेस्ट होता है कि व्यक्ति एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू दुर्खीम, एनोमी इज अ chronic state of disturbance of social affairs in the modern socio-economic system. B, anomie occurs in modern socio-economic system at the time of economic upheavals. C, anomic occurs in modern socio-economic system at the time of political upheavals. And D, एनोमिक डज नॉट अक्यूर इन मॉडर्न सोशो इकोनॉमिक सिस्टम। दुर्खीम के अनुसार एनोमिक क्या है, यहाँ पर आपको देखना है एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सामाजिक क्रियाकलापों की अस्त व्यस्तता की पुरानी अवस्था है। बी, एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है। सी, एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में राजनीतिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है। एंड डी, एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में नहीं उत्पन्न होती है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये दुर्खीम का। और आप जानते हो कि दुर्खीम है, पार्सन्स है, मर्टन है, गॉफमैन है, गॉर्फिंकल है, इन सभी से क्वेश्चन तो जरूर ही पूछे जाते हैं। तो इन सारी क्वेश्चंस को हम जरूर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर होगा
वो है बी, एनोमी आधुनिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है। एनोमी की यानी कि नॉर्मलेसनेस जो स्थिति है वो क्यों उत्पन्न होती है? ये हमारे आधुनिक समाज में होने वाली एक घटना है, सोशल फिनोमिना है, जो कि जब उतार चढ़ाव हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं, किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में देखने को मिलते हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव के समय उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, under certain conditions the religious beliefs can be major influence on economic behavior. Who made use of the above idea in his study on development of capitalism? Durkheim, Marx, Malinowski and Weber. कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव डाल सकती हैं। पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपर्युक्त विचार का किसने उपयोग किया है? तो यहाँ पे आंसर होगा वेबर। देखिए बहुत रिलेटेड क्वेश्चन देखिए पूछे जा रहे हैं, मतलब अभी प्रोटेस्टेंट एंड एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की बात हुई थी 2-4 क्वेश्चन पहले ही। अभी देखिए कि कुछ स्थितियों में धार्मिक धारणाएं भी आर्थिक व्यवहार पर असर डालती हैं, जिसके बारे में अभी बात कर रही थी। तो पूंजीवाद के इस जब डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में दुर्खीम ने वेबर ने बात की, तो इन्होंने बताया कि आर्थिक व्यवहार भी असर डालता है, आर्थिक व्यवहार पर धार्मिक अवधारणाएं भी असर डालती हैं। होता क्या है, देखिए धर्म भी अलग अलग तरीके के हैं और धार्मिक विचार भी अलग अलग तरीके के हैं। कुछ हम देखते हैं बहुत ही रूढ़िवादी धर्म होते हैं, रूढ़िवादिता है उसमें एथिक्स जो है बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप के हैं, और कुछ बहुत ओपन होते हैं। मतलब तो जब इन्होंने प्रोटेस्टेंट रिलीजन का स्टडी किया था, तो इन्होंने देखा कि प्रोटेस्टेंट धर्म में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की बात की गई, श्रम करने की बात की गई। ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेहनत करोगे, जितना पैसा कमाओगे, जितना लाभ कमाओगे, वो सब आपको आगे बढ़ाएगा। धर्म क्या कहता है कि भाई आपके लिए अच्छा क्या है, वही तो बताने की कोशिश करता है। तो वो जो एथिक्स है वो ये बता रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाओ, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो लोग कमाएंगे लाभ, फिर जम के कमाएंगे फिर। ये कहना है वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखें, मर्टन रोट ऑन हाउ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सच एज कम्युनिज्म कैन प्रोवाइड टू रिलीजन इन कम्युनिस्ट सोसाइटी। डिसफंक्शन, फंक्शनल अल्टरनेटिव, फंक्शनल यूनिटी, फंक्शनल प्री क्वेश्चन। मर्टन ने लिखा है, किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म को निम्नलिखित प्रदान कर सकती है? क्या प्रदान कर सकती है? तो यहाँ पर आपको आंसर करना है। देखिए आंसर जो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो देखिए हम लाइव होंगे तब आपको और मज़ा आने वाला है। जब लाइव होंगे और लाइव चल रही होगी क्लास, तो मैं क्वेश्चन करूँगी, आप लोगों को आंसर करते जाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और अच्छा लगेगा कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, फिर अच्छा लगेगा। यहाँ पे तो ये सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहा है, जिसका क्वेश्चन भी मैं ही कर रही हूँ, आंसर भी मैं ही कर रही हूँ। तो लाइव क्लासेस बहुत जल्दी आएंगी, बस वेट करते रहिए। हो सकता है आज ही आए, जिस दिन मैं ये वीडियो पोस्ट करूँ उसी दिन आए, तो इसलिए जुड़े रहिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। आंसर यहाँ पे होगा दुष्क्रिया, डिसफंक्शन। किस प्रकार साम्यवाद जैसी राजनीतिक विचारधारा साम्यवादी समाज में धर्म फिर यहाँ पे डिसफंक्शनल हो जाएगा। जब बात हो रही है साम्यवाद की, कम्युनलिज्म की, तो धर्म वगैरह का तो कोई महत्व रह ही नहीं जाएगा, ये कहना है मर्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द क्रूशियल फीचर ऑफ अ गुड सैंपल? स्मॉल साइज, रिप्रेजेंटेटिवनेस, इजिली अप्रोचेबल एंड इजी टू स्टडी। एक अच्छी प्रतिदर्श की अति आवश्यक विशेषता क्या है? यहाँ पर सैम्पलिंग अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। रिप्रेजेंटेट करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए किसी भी गुड सैंपल को। उसकी जो क्वालिटी होती है वो यही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, whose views is this, without likeness and the sense of likeness there could be no mutual recognition of belonging together and therefore no society. मैकआइवर, दुर्खीम, वेबर एंड ऑकबर्ट। सजातीयता या कहा जाए सजातीयता और सजातीयता के बोध के बिना इकट्ठा होने की पारस्परिक पहचान नहीं हो सकती और इसलिए कोई समाज नहीं हो सकता। ये किसका विचार है? मैकआइवर का है, दुर्खीम का है, वेबर का है और ऑकबर्ट का है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द मोस्ट एजेंशियल स्टेप इन मेकिंग इंटरव्यू अ सक्सेसफुल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज ऑफ एन इंटरव्यू शेड्यूल, स्टेब्लिशिंग रैपोर्ट, ऑब्टेनिंग सेकेंडरी इंफॉर्मेशन बिफोर द इंटरव्यू एंड हैविंग अ रिसर्च डिजाइन।
साक्षात्कार को आंकड़े संग्रह की सफल पद्धति बनाने के लिए सर्वाधिक अनिवार्य कदम क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा स्टैब्लिशिंग रैपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ जनरल सोशल एग्रीमेंट इज अ स्टेटमेंट मेड बाय, किसके द्वारा स्टेटमेंट बनाया गया, किसने ये कहा है कि सामाजिक संगठन सामान्य इकरारनामा है? तो ये ऑगस्ट कॉम्टे का कहना है, हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी। सामाजिक उद्विकास, इस पद का उपयोग किसके उद्विकास को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है? जीव, पशु समाज, पशु तथा मानव और मानवीय समाज। तो सामाजिक उद्विकास की हम बात करें तो किसको किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा मानवीय समाज को। सामाजिक उद्विकास की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जब उद्विकासी सिद्धांत दिया गया तो ये तो हमारे जाहिर सी बात है डार्विन रहे जिन्होंने बायोलॉजिकल साइंस में दिया, जैव विज्ञान में, और स्पेंसर ने हमारे सोशियोलॉजी में। Who said that societies pass through theological, metaphysical, and positivistic states? दुर्खीम, सेंट साइमन, मैकआइवर, कॉम्टे। सभी को पता है इसका आंसर कि वैचारिक, तात्विक और सकारात्मक अवस्थाओं से गुजरता है। किसने कहा है? तो ये है हमारे ऑगस्ट कॉम्टे। थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिविस्टिक, 3 स्टेज, लॉ ऑफ 3 स्टेज था इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स इज एसोसिएटेड विद विच थ्योरी ऑफ सोशल चेंज? साइक्लिकल थ्योरी, फंक्शनल थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी एंड एवोल्यूशनरी थ्योरी। तो ये किससे रिलेटेड थे? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से रिलेटेड थे। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। हु सेड दैट कॉन्फ्लिक्ट इज अ परमानेंट फीचर ऑफ सोसाइटी नॉट ऑफ टेम्पररी इवेंट? संघर्ष समाज की स्थायी विशेषता है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी नहीं है। ये किसने कहा है? ये हमारे कार्ल मार्क्स ही हो सकते हैं। हर चीज़ को संघर्ष के रूप में देख रहे हैं, हर चीज़ को इकोनॉमी एंड इकोनॉमी। आप जब कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं तो आप देखिए इकोनॉमी ही हर चीज़ का आधार है। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटना का जो आधार है, केंद्र बिंदु है, वो इकोनॉमी है, यानी अर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खीम द सोशियोलॉजिकल रोल ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स इज दैट? इमाइल दुर्खीम के अनुसार धार्मिक धारणाओं की समाज विज्ञान भूमिका ये है कि दे इनेबल इंडिविजुअल्स टू फेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेंजर्स, दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू इंडिविजुअल फॉर सेलिब्रेटिंग रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, दे इनेबल इंडिविजुअल टू एक्सपीरियंस द सुपरनैचुरल एंड दे प्रोवाइड अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर इन द सोशल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। वे व्यक्तियों को आंतरिक तथा बाह्य खतरों का मुकाबला करने में सक्षम बनाते हैं। वे व्यक्तियों को धार्मिक अनुष्ठानों और औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। वे व्यक्तियों को आधिदैविक का अनुभव कराने के लिए सक्षम बनाते हैं। व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूत कारक प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, वो धर्म क्या करता है? धर्म और दुर्खीम में चूंकि हम देखते हैं जैसे मार्क्स ने हर एक सामाजिक घटना के पीछे इकोनॉमी को जिम्मेदार माना है, आर्थिक स्थितियों को जिम्मेदार माना है, उसी तरीके से इमाइल दुर्खीम ने समाज में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी सिस्टम चल रहा है, उस सब के पीछे जिम्मेदार किसको माना? तो ये सोसाइटी है, समाज। धर्म को भी सामाजिक घटना या समाज से ही उत्पत्ति माना है, और इन्होंने कहा कि पवित्र अपवित्र की जो अवधारणा है समाज के द्वारा ही दी गई। तो कहते हैं कि धार्मिक अवधारणाओं की समाज विज्ञान भूमिका क्या है? वो व्यक्तियों को उनके सामाजिक जीवन में मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर सर्टेन कंडीशंस द रिलीजियस बिलीफ्स कैन बी मेजर इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक बिहेवियर, हु मेड यूज ऑफ द एवर बिलीफ इन हिज स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म? दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैलिनोव्स्की, मैक्स वेबर। कुछ स्थितियों के अंतर्गत धार्मिक विश्वासों का आर्थिक व्यवहार पर बृहद प्रभाव पड़ सकता है। किसने पूंजीवाद के विकास के अपने अध्ययन में उपयुक्त धारणा का उपयोग किया है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा ये है आपका डी, मैक्स वेबर। अगेन आप देखिए थर्ड क्वेश्चन है जो मैक्स वेबर से आया और सेम कॉन्सेप्ट को लेकर के। According to Durkheim, the most primitive type of religion is animism, magic, totemism and naturalism. So यहाँ पर देखिए आंसर होगा, टोटमवाद की बात करते हैं। दुर्खीम ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था, वहाँ पर इन्होंने टोटमवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था।
मॉर्गन का नाम किससे संबंधित है? मॉर्गन का नाम किससे संबंधित है? तो एक तो पैट्रिकल थ्योरी है, मैट्रिकल थ्योरी, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी एंड एक्सटेंडेड फैमिली। तो ये यहाँ पे जो आंसर होगा, मॉर्गन ने बताया है आदिम स्वरिता या प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूटी। और यहाँ पर हम देखते हैं हु गेव द 4 स्टेज, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ऑडिपल स्टेज एंड एडोलेसेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की प्रोसेस में 4 अवस्थाएं किसने बताई हुई हैं? एक तो मौखिक हो गई, गुदाजन्य हो गई, एडिपस हो गई, किशोरा अवस्था की बात किसने की हुई है? यहाँ पर देखिए पूले हैं, मीड है, मार्गरेट मीड है एंड फ्रॉइड है। तो आंसर यहाँ पर होगा आपका फ्रॉइड। सो आज की जो ये वीडियो है बस इतनी ही, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट। और ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगी कि लाइव ही आऊँ, लाइव ही आप लोगों से बात करूँ, तो और अच्छा लगेगा। और ये वीडियो फिलहाल आपके लिए जा रही है, इसको पढ़िए ध्यान से और क्वेश्चन को जिस तरीके से बताएंगे, अगर एनालिटिकल फॉर्म में मीन्स एक्सप्लेन करते हुए चलूँ तो जैसे बताएंगे उस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जो PYQs का ये पार्ट है वो कंप्लीट कराऊंगी, तो इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में शेयर भी करिए सभी के साथ में। ओके, थैंक यू एवरीवन।